हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं AW ऑनलाइन एजुकेशन और मैं सुबोध कुमार। देखिए, इससे पहले लेक्चर 5 में हम लेक्चर 5 में इंस्पायरेशन को देख चुके हैं। मतलब इंस्पायरेशन किस तरह से होता है, और इस वीडियो में हम एक्सपायरेशन को देखेंगे। एक्सपायरेशन किस तरह से होता है, ठीक है। और किसी कारणवश मैं एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन दोनों एक ही साथ पढ़ाता, लेकिन मैंने कन्फ्यूज होने की वजह से इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को अलग अलग समझाया है। देखिए, इंस्पायरेशन का उल्टा एक्सपायरेशन होता है। देखिए कैसे होता है। आपका इंस्पायरेशन डायफ्राम के संकुचन से शुरू हुआ था। अब एक्सपायरेशन देख लेते हैं। डायफ्राम और अंतःपार्श्विक पेशियों का शिथिलन, रिलैक्सेशन, डायफ्राम और उरस्ती को उसके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और बक्षीय आयतन घटता है। मतलब हम इसे डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए, जब आपका डायफ्राम संकुचित हुआ था तो इंस्पायरेशन हुआ था, जिससे क्या हुआ था, ये बक्ष का आपके जो पिंजरा था, ये एक कक्ष था, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो दाब घट जाता है, जिससे अंतःश्वासन हो गया था। क्या अंतःश्वासन हो गया था। अब जैसे डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो ये इसका पसलियों का अंदर की तरफ खिंच जाती हैं, जिससे कक्ष का वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो दाब बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ जाता है कंपेयर टू एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इस कक्ष का दाब बढ़ जाता है, जिससे एक्सपायरेशन हो जाता है, निःश्वसन हो जाता है। यही NCERT की लाइन में लिखा हुआ है, जिससे फुफ्फुसीय आयतन भी घट जाता है। जब आयतन घट जाता है तो दाब बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंतः फुफ्फुसीय दाब वायुमंडल दाब से थोड़ा सा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। मतलब एक्सपायरेशन हो जाता है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपायरेशन हो जाता है। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। इस तरह से पसलियाँ होती हैं, ये उरस्ती होती है आपकी आधारी भाग में। अब ये जब डायाफ्राम को ऐसे कर देते हैं तो देखिए, इसके डायाफ्राम का जो लंबाई है वो बढ़ जाती है, तो जिससे पसलियाँ बाहर की तरफ भाग जाती हैं। इसके अकॉर्डिंग इंस्पायरेशन हुआ था, अंतःश्वासन हुआ था। लेकिन डायफ्राम को हम फिर शिथिल कर देते हैं तो ये पसलियाँ अंदर की तरफ खिंची जाती हैं, जिससे वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो दाब, अब जायज़ सी बात है, बढ़ जाएगा, जिससे दाब बढ़ जाता है और वायुमंडल के दाब से थोड़ा सा अधिक हो जाता है और एक्सपायरेशन हो जाता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। NCERT की लाइन में और कुछ नहीं है, सिर्फ यही लिखा हुआ है। हम अपनी अतिरिक्त उदर पेशियों की सहायता से ये कहना चाह रहे हैं, हम हमारी जो मानक की जो अतिरिक्त पेशियाँ होती हैं उनकी सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक मनुष्य, मतलब स्वस्थ मनुष्य की बात कर रहे हैं, एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट मतलब 12 से 16 बार श्वसन करता है। मतलब स्वस्थ मनुष्य एक मिनट में 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पायरोमीटर, यहाँ पे ये आपको याद रखना। स्पायरोमीटर क्या है? स्पायरोमीटर से मापते हैं, सहायता से किया जा सकता है। फुफ्फुसीय क्रियाकलापों का दैनिक मूल्यांकन की सहायता से किया जाता है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी उदर पेशियों की सहायता से वॉल्यूम को घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। फुफ्फुसीय आयतन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। और इस फुफ्फुसीय मतलब लंग्स के फेफड़ों के आयतन को हम स्पायरोमीटर से नाप सकते हैं।
एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपको याद करना होगा। अब देखिए इसके बाद में कुछ आपके जो मैमल्स है उसके आयतन दे रखे हैं, जिस आयतन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर इसी तरह आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन को फोड़ना है तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पहले देखने मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।